हेलो फ्रेंड्स, एमएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी साइंस स्टार्ट किए थे, क्लास 6 देख रहे थे, उसमें हम लोग 5 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, जिसमें पदार्थों के समूहों को वर्गीकरण किया। कल हम लोग ने जो चैप्टर पिछला देखा था उसमें पदार्थों का पृथक्करण की अलग अलग विधियाँ भी हम लोग देखे थे। वो जो सारे चैप्टर थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए आप लोग पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और आज का हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है। उसमें हमारे चारों ओर के परिवर्तन, हमारे चारों ओर क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए। हमको सोचना है, कल्पना करना है कि यदि हमारे चारों ओर जो वस्तु है उसमें कोई जादुई परिवर्तन करने के लिए हमको कोई अचानक ही जादुई शक्ति उत्पन्न हो जाए या जादुई परिवर्तन उसमें हो जाए। आगे है, क्या यह एक बड़े मजे की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? मतलब अगर हमें कल्पना करेंगे कि अगर हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं उसमें ऐसा क्या कर दें कि जादुई शक्ति उसमें उत्पन्न हो जाए, और ये सोच के हमको बहुत मजे की बात लग रही है, और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। आगे है, वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं, शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? वास्तव में हमारे पास तो कोई जादुई शक्ति नहीं है जिससे हम किसी भी पदार्थ को या वस्तु को उसका रूप बदल दें या कुछ कर दें। हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन अगर हम इसके लिए कुछ बदलना चाहते हैं या अपने आसपास की वस्तुएं जो देख रहे हैं उसको बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और इसके लिए हम सूची भी बनाएंगे कि कौन सी वस्तु को किस रूप में बदला जा सकता है। तो आइए, आगे लिखा है कि जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं। जैसे हमारे आसपास के सामान है, जो भी पेड़ पौधे हैं, घर है, उसको हम देखते हैं कि मतलब कितना परिवर्तन हो रहा है, समय दर समय उसमें परिवर्तन होता ही जा रहा है। तो वही इसमें है कि जिन्हें आप किसी जादू का प्रयोग किए बिना बदल सकते हैं। आगे है, हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती रहती हैं और सूख कर पेड़ों से गिर जाती हैं, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है? हम अपने चारों ओर देखते हैं कि पेड़ जो होते हैं, पहले जब उसका बीज हम उगाते हैं तो पौधे छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे उनका साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ते हैं तो पौधे बड़े होते हैं, बड़े होते हैं तो उसमें फ्लावर आते हैं, फ्लावर आते हैं फिर उसमें फल लगते हैं, फल जो आते हैं उसको तोड़ लिया जाता है और उसमें जो होती है। तो यही इसमें कि हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। जैसे खेतों में फसल जो होते हैं, वहाँ जो पौधे धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनकी पत्तियां जो होती है कलर बदलना शुरू कर देती है। कलर बदलने के साथ साथ फिर पत्तियां जो है सूख कर गिरने भी लगती हैं, फूल भी है वो खिलते हैं, फिर एक टाइम बाद मुरझा जाते हैं। तो ये सारे जो परिवर्तन होते हैं वो चारों तरफ देखने को मिलता है। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? जैसे हम लोगों ने खेत में देखा कि खेत की जो फसलें होती हैं पहले छोटी होती हैं, फिर धीरे धीरे उसकी साइज बड़ी होती है, पौधे कुछ मोटे होते हैं, कुछ पौधे छोटे ही रह जाते हैं, उसकी जो समय के अनुसार उसमें फल लगने लगते हैं और पत्तियां जो है उसका कलर बदलने लगता है और साथ साथ फ्लावर भी आने लगते हैं। कुछ पौधों में फ्लावर आते हैं, फिर वो धीरे से मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं और कुछ फ्रूट भी देने लगते हैं। उसी तरह हमारे शरीर में भी क्या कुछ परिवर्तन होते हैं? हमारे शरीर में भी लोगों का जो है कलर चेंज होता है। पहले बच्चे छोटे होते हैं, धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, तो बड़े होते हैं तो उनके शरीर में भी ढेर सारी परिवर्तन होते हैं, कुछ मोटे हो जाते हैं, कुछ पतले ही रह जाते हैं, उनकी साइज बढ़ने लगती है। तो और हमारे नाखून है, हमारे बाल है, ये सारे जो है बढ़ते रहते हैं। तो यही है, आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ था कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते हैं? क्या आपने पहले कभी महसूस किया था कि आपके चारों ओर बहुत से परिवर्तन होते हैं? आगे है, क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं? क्या जो परिवर्तन है उसको हम साथ साथ समूह में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? आगे है, हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूहों में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। जो विभिन्न प्रकार के वस्तु होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, उनको हम क्या समूह में रख सकते हैं, और अगर समूहों में रखते हैं तो उसमें कुछ समानता भी पाई जाती हैं।
आगे है, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? मतलब जो भी परिवर्तन होता है उसे क्या पुनः हम अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कोई भी पदार्थ है, अगर हम उसका रूप बदल दें तो क्या पुनः हम उसको पुनः उसके पुराने वाले रूप में पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं? तो उत्क्रमित मतलब वही होता है कि उसका रूप परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए दूध है, दूध को गर्म कर दे फिर उसको पुनः ठंडा कर दे तो दूध पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगी। तो वही उत्क्रमित अवस्था जो दोनों तरफ से मतलब हो सकता है, क्रियाएं दोनों तरफ से हो सकती हैं। क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं कि कौन से पदार्थ हैं जो उत्क्रमित हो सकते हैं। क्रियाकलाप फर्स्ट है, एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए, सावधानी बरतें कि वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया। चित्र 6.1 में अब उसकी हवा निकल जाने दे। हमको क्या करना है, एक गुब्बारा लेना है, उसके बाद उसको फुलाना है, उसको इस टाइप से फुलाना है कि वो फटे ना। उसमें देखते हैं कि उसका आकार बदल गया, उसका आमाप बदल गया, उसका जो परिवर्तन है, आकार आकृति सब उसमें बदल गया है। और फिर उसके बाद हम उसको पिचका देते हैं तो देखते हैं कि जब उसका हवा निकल जाता है तो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। जैसे हम गुब्बारा को हवा भर के उसको फुलाए थे, उसका आकार परिवर्तन किए थे और उसमें हवा निकालने के बाद जो है पुनः फिर वही अवस्था हमको प्राप्त हो गई। तो यही इसमें है कि एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए, सावधानी बरतिए कि वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया, अब उसकी हवा निकाल दें। अगला क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप सेकंड में क्या है, एक कागज का टुकड़ा लें और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़े। इससे आपके कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मजा आएगा। यदि आप थक जाए तो कागज को पुनः सीधा कर दें। हमें क्या करना है, कागज का टुकड़ा लेना है और कागज के टुकड़े का एरोप्लेन बनाना है। बचपन में बहुत बनाते हैं एरोप्लेन वगैरह। तो कागज का टुकड़ा लेना है, उसका एक खिलौना बनाना है, उसको हमको मोड़ना है, मोड़ने के बाद हमको उसको उड़ाना है और जब तक उड़ाना है जब तक हम थक ना जाए। जब हम थक जाते हैं तो उस कागज को पुनः हम खोल देते हैं, तो खोलने पे क्या देखते हैं कि कागज हमको पुनः प्राप्त हो गया। तो वही है, ये भी एक प्रकार का उत्क्रमणीय अवक्रिया है। तो एक कागज का टुकड़ा लेना है, उसे चित्र के अनुसार मोड़ना है। इसमें आपके कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मजा आएगा। यदि आप थक जाए तो कागज को पुनः सीधा कीजिए। तो यह भी आपका उत्क्रमित में आ जाएगा। आगे है क्रियाकलाप थर्ड। क्रियाकलाप थर्ड में क्या है, गुथे हुए आटे की एक लोई बनाइए, इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार में खुश ना हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहते हैं। हमको क्या करना है, आटा लेना है, आटा का लोई लेना है, उसके बाद उसको हमको रोटी बनाना है। और क्या करते हैं, हम रोटी बनाते हैं जब कभी उसका आकार टेढ़ा हो जाता है, गोला हो जाता है या कोई किसी भी तरह का उसमें परिवर्तन हो जाता है या हमको पसंद नहीं आता कि रोटी हमारी गोल नहीं है, तो हम उसको पुनः मोड़ देते हैं। मोड़ने के बाद फिर से उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो हम गोल किए हैं उसके बाद पुनः हम आटे के लोई के रूप में जो प्राप्त कर लेते हैं, ये हमारी उत्क्रमित अवस्था हो जाती है। तो वही है कि गुथे हुए आटे की एक लोई बनाइए, इससे रोटी बेलने का प्रयास कीजिए और शायद आप इसके आकार से खुश ना हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। तो ये भी आपका उत्क्रमित हो गया। आगे है, अब आपने क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में जो परिवर्तन देखे हैं उनके बारे में सोचिए। उनमें एक जैसा क्या था। जो हम लोगों ने 3 परिवर्तन किए, 3 क्रियाकलाप देखे, जिसमें एक हम लोग बैलून लिया, बैलून को फुलाने की कोशिश की, उसके बाद उसके आकार में परिवर्तन हो गया। उसके बाद पुनः उसके हम गैस को निकाल दिए तो वो फिर पिचक गया, हमें प्रारंभिक अवस्था में मिल गया। उसके बाद हम लोगों ने कागज़ लिया, कागज़ को मोड़ के एरोप्लेन बनाने की कोशिश की, खिलौना बनाने की कोशिश किया, फिर पुनः उस कागज़ को खोल दिए तो पुनः हमको कागज़ अपनी प्रारंभिक अवस्था में मिल गया। इसी तरह से हम लोग आटे का लोई लिए, लोई को भी हम लोग रोटी बनाए, फिर उस रोटी जो गोल किए आकार सही ना होने के कारण उसको फिर से मोड़ दिया और लोई के रूप में हमें प्राप्त हो गया। वो भी हम लोग 3 परिवर्तन किए। तो उसमें एक जैसा क्या था, सारे जो परिवर्तन थे हम करने के बाद हमको पुनः वही चीज़ें प्राप्त हो जा रही थी, प्रारंभिक अवस्था में हम पुनः पहुंच जा रहे थे। आगे है, क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्ण आकार और आमाप में वापस आ गया जाए। मतलब क्या यह संभव था कि गुब्बारा जो था अपने पूर्ण आकार में और आमाप में वापस आ गया। तो ये सही है, क्योंकि हम लोगों ने जब गुब्बारे को फुलाया, उसमें हवा भरा, उसके बाद वो उसका रूप और आकार चेंज हो गया, फिर उसके बाद हवा निकाल देने के बाद वो पुनः पिचक गया, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया। आगे है, क्या कागज का आमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है। कागज का जो आमाप है, कागज की जो लंबाई चौड़ाई जो भी है, हम उस पर हवाई जहाज बनाए, उसके बाद जब उसको हम पुनः कागज को खोल दिए तो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया। आगे है, क्या गुथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है। आपने क्या निष्कर्ष निकाला। जो गुथा हुआ आटा था उससे हमने लोई बनाया, लोई से पुनः हम लोग उसको उसमें चेंज कर लिए, तो ये भी आपका उत्क्रमित अवस्था में आ गया। इससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया था उस प्रारंभ को वापस पाया जा सकता है।
यदि हाँ तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। हमने क्या देखा कि जो तीनों परिवर्तन, तीनों क्रियाकलाप किए, उसमें जो है प्रारंभिक अवस्था में जो पदार्थ था वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः आ गया और हमको पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था हमने प्राप्त कर लिया। तो वही इसमें दिया कि जो क्रियाकलाप हो रहे थे उसे पुनः उसकी पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। इन्हीं क्रियाकलापों के माध्यम से कुछ अलग ढंग से हम इन्हीं क्रियाकलापों को करेंगे। आगे देखते हैं। आगे है क्रियाकलाप फोर्थ। क्रियाकलाप फोर्थ में है, उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया है, उसको उसके पूरे अमाप में फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में आप अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। ओह, गुब्बारा फट गया। हम अभी क्या कर रहे थे, क्रियाकलाप फर्स्ट में बैलून ले रहे थे, बैलून को हम लोग उसमें हवा भर के उसको फुलाने का प्रयास कर रहे थे और फुला रहे थे तो उसके अमाप में, आकार में परिवर्तन हो रहा था। उसके बाद उसको हम पिचका दे रहे थे तो पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जा रहा था। इसमें हमको क्या करना है, बैलून को फुलाना है, फुलाने के बाद उसके मुख को धागे से बांध देना है, धागे से बांधने के बाद उसमें हमको पेंसिल से उसमें छेद करना है। तो हम देखेंगे गुब्बारा फट गया। तो वही इसमें दे रहा है कि उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया है, उसको उसके पूरे अमाप में फुलाइए, उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए, गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। ओह, गुब्बारा फट गया। आगे है क्रियाकलाप फिफ्थ। क्रियाकलाप फिफ्थ है, अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिसे क्रियाकलाप सेकंड में आपने प्रयोग किया है, उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए तथा उसे बाहरी रेखा के साथ काटिए। अब वही कागज हमको फिर से लेना है, उस पर हमको, पहले हम लोग कागज को मोड़ के उसका एरोप्लेन बनाए थे, इस बार क्या करना है, कागज लेना है, उस पर हमको पेंसिल के माध्यम से, उस पर रेखा चित्र के माध्यम से हमको हवाई जहाज बनाना है। उसके बाद उसको हमको कैंची से काट देना है। आगे देखते हैं क्या है, उसको साथ साथ काटिए। आगे है क्रियाकलाप 6। क्रियाकलाप 6 में क्या दिया है, गुथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तावे पर सेकिए। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाएं जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप थर्ड करने के बाद दिए हैं, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, रोटी का लोई लेना है, लोई को हमको गोल लेना है, गोल बेल लेना है, बेलने के बाद उसको तावे पे सेक देना है, सेक के हमको उसको रोटी बना देना है। फिर हम सोचेंगे कि जो तीनों क्रियाकलाप किए थे उससे हमको क्या वही प्रश्न पूछे जाए कि मतलब जो उसमें क्या परिवर्तन हुआ था, उत्क्रमित अवस्था में आया था कि नहीं आया था। तो वही है, यदि आपसे वही प्रश्न पूछे जाए जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप थर्ड करने के बाद दिए थे, तो इसके उत्तर आप क्या देंगे, इसके उत्तर क्या आप देंगे। हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स में हुए हैं उनको वापस नहीं किया जा सकता। हम देखे थे कि जब हम लोग क्रियाकलाप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किए थे तो उसको हम पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर ले रहे थे, उसको पुनः उसी स्थिति में हम पा ले रहे थे जिस स्थिति में हम उसको चेंज कर रहे थे। जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, उसको हम खींचते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं तो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। उसी तरीके से हम ये तीनों क्रियाकलाप भी कर रहे थे। तो इस बार जो क्रियाकलाप हम लोग किए हैं फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स जो किए हैं, इसमें अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में वह वस्तु नहीं आया है, वो उत्क्रमित अवस्था में पुनः नहीं आया है। अगर हम बैलून को फुला लिए हैं, उसके बाद उसको हम किसी पेंसिल से छेद कर दिए तो गुब्बारा फट गया है, अपनी प्रारंभिक अवस्था नहीं प्राप्त किया है। उसी तरह कागज जब हम लोग लिए हैं, कागज पर हम लोग रेखा चित्र के माध्यम से हवाई जहाज बना के उसको काटने का प्रयास किया, उसको जब काट दिए हैं तो उसमें भी हमको पुनः प्रारंभिक अवस्था नहीं प्राप्त हुई है। उसी तरह आटे की जो लोई लिए हैं, लोई का हम लोग बेल के उसको रोटी सेक लिए हैं, सेकने के बाद हमको पुनः लोई जो है प्रारंभिक अवस्था हमको नहीं प्राप्त हुई। तो ये तीनों जो है उत्क्रमित अवस्था नहीं है। तो वही है इसमें कि उनको वापस नहीं किया जा सकता। आगे है, अब पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं। इसके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व आमाप में परिवर्तन हो जाता है। हम पेंसिल और रबड़ का यूज़ करते हैं। पेंसिल जो होता है उसका जो हम नुकीला पार्ट होता है उससे हम लोग लिखते रहते हैं, वो घिस जाता है तो उसको फिर छिल देते हैं, फिर उसको लिखते हैं, फिर उसको हम ऐसे छिलते हैं। तो करते करते एक अवस्था ऐसी आती है कि पेंसिल जो होता है छोटा हो जाता है। इसी तरह रबड़ है, रबड़ जो है मिटाने का कार्य करते हैं, मिटाने का लिए यूज़ करते हैं, वो भी एक अवस्था में छोटी हो जाती है। तो उसको पुनः हम उसे पुराने अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते, उसको पेंसिल को फिर से हम बड़ा नहीं कर सकते हैं, या रबड़ को हम पुनः बड़ा नहीं कर सकते। तो वही है, आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं, इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व आमाप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं?
आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते हुए जरूर देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। जो हम पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं, पेंसिल और रबड़ का यूज़ कर रहे हैं, उसका बार बार जब उपयोग करते हैं तो वो पेंसिल जो है छोटा हो जाता है, साइज़ छोटा हो जाता है। रबड़ जो होता है वो भी आपका घिसकर छोटा हो जाता है, तो उसे हम पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते। मतलब पेंसिल जैसे बड़ा है उसी तरह से हम नहीं प्राप्त करेंगे, रबड़ को भी प्रारंभिक अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते। और उसी तरह से है जब कुम्हार जो है किसी भी मिट्टी से जब बर्तन बनाता है, तो वही इसमें दे रहा है कि आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते हुए देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। वह जो मिट्टी का ढेर होता है उसको बर्तनों में बदल देता है, और जब बर्तनों की सिकाई कर देता है, मिट्टी पक जाती है, तो पुनः हम प्रारंभिक अवस्था नहीं प्राप्त कर सकते, पुनः हम मिट्टी नहीं प्राप्त कर सकते। तो आगे उसमें है कि वह मिट्टी के ढेर से बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? कुम्हार जो होते हैं वो मिट्टी का जो है ढेर लेते हैं, मिट्टी का ढेर लेते हैं, उससे बर्तन बनाते हैं। जब बर्तन कच्ची अवस्था में रहती है तो उसको हम पुनः मिट्टी में बदल सकते हैं, उसको पुनः हम मिट्टी प्राप्त कर सकते हैं। उसको अगर हम भट्टी में सेक दिया जाए तो फिर पुनः हम उसको मिट्टी में नहीं प्राप्त कर सकते, प्रारंभिक अवस्था उसकी हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो वही इसमें कह रहा था कि मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी से सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? जब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेक दिया जाएगा तो उसके बाद हम उसको उत्क्रमित नहीं कर सकते, उसकी प्रारंभिक अवस्था मतलब मिट्टी हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक भट्टी में सिकाई नहीं हुई है तब तक हम मिट्टी को उत्क्रमित अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। आगे है सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? यहाँ टेबल दिया हुआ है 6.1 जो टेबल दिया है उसमें कुछ परिवर्तन दिए गए हैं, कुछ सामान्य परिवर्तन दिए हैं, और हमको विचार करना है कि इनमें से कौन है जो उत्क्रमित अवस्था में आ सकता है, कौन है जो उत्क्रमित अवस्था नहीं है। आगे है हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है यह देखा जाए कि क्या उनमें उत्क्रमित किया जा सकता है। जो परिवर्तन है उनमें वर्गीकरण का एक तरीका ये भी है कि उसमें कौन से वस्तु हैं जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ सकते हैं और कौन सी वस्तु है जो अपनी पूर्व अवस्था में या प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकते हैं। आइए टेबल देखते हैं। टेबल है 6.1, इसमें कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। परिवर्तन है उत्क्रमित किया जा सकता है। किसको उत्क्रमित किया जा सकता है? कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। उबले अंडे को हम अगर कच्चा अंडा है उसको हम उबाल देते हैं तो क्या वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त हो सकता है, पुनः हम उसे कच्चा कर सकते हैं? तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हो जाएगा कि उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा जो है वो पुनः अपने अवस्था में नहीं आ सकता, तो उत्क्रमित नहीं हो सकता। अगला है गाढ़े घोल से इडली। जब गाढ़ा घोल है उसको हम जब पकाकर इडली बना देते हैं तो पुनः हम इडली से गाढ़ा घोल नहीं प्राप्त कर सकते, तो ये भी आपका उत्क्रमित अवस्था नहीं होगी, यहाँ भी नहीं हो जाएगा। अगला है गीले कपड़े से सूखे कपड़े। गीला कपड़ा होता है उसमें पानी भी रहता है, जब उसको हम सुखा देते हैं तो उसका पानी जो है वाष्पित हो जाता है, तो इसको पुनः हम सूखे कपड़े को गीला फिर से नहीं कर सकते, अगर फिर से हमको पानी की आवश्यकता होगी, तो ये भी गलत हो गया। अगला है ऊन के धागों से बुना हुआ स्वेटर। ऊन के धागों से जो स्वेटर बुना जाता है उसको देखिए जब आप खोलने का प्रयास करेंगे तो आसानी से हमको खुल जाएगा, और जब स्वेटर खुल जाएगा तो धागा हमको ऊन जो है फिर से प्राप्त हो जाएगा, तो ये आपका उत्क्रमित अवस्था है, इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। तो ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर बन सकता है और स्वेटर से फिर उसको हम खोल के धागा प्राप्त कर सकते हैं या ऊन प्राप्त कर सकते हैं। आगे है अनाज से बनाया गया आटा। अनाज से बनाया गया आटा मतलब गेहूं है, उसको हम पीस के आटा बना देते हैं तो फिर हमको उस आटे से पुनः गेहूं हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो ये अनाज से बनाया हुआ आटा जो है ये उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, इसका रूप फिर से हम प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते हैं। अगला है ठंडे दूध से गर्म दूध। दूध जो होता है ठंडा होता है, उसको जब हम गर्म कर देते हैं तो उसका जो है चेंज हो जाता है, फिर पुनः जो गर्म दूध को हम ठंडा कर देते हैं तो पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। मतलब दूध को हम गर्म करके गर्म भी कर सकते हैं, गर्म से हम ठंडा भी कर सकते हैं, इसका उत्क्रमण अवस्था हम कर सकते हैं, तो ये उत्क्रमण अवस्था में है, उत्क्रमित किया जा सकता है। अगला है सीधी डोरी से कुंडलित डोरी। जो सीधी डोरी होती है उसको हम उसमें कुंडल बना सकते हैं, मतलब उसको बांध के कर सकते हैं, फिर उस डोरी को हम खोल के पुनः उसको प्रारंभिक अवस्था सीधा बना सकते हैं, तो ये भी आपका सही है, इसमें भी उत्क्रमित किया जा सकता है। अगला है कली से फूल। जब कोई फ्लावर है, बीज है, जब उससे कली जो निकलती है, कली से जब फ्लावर निकल जाते हैं तो फ्लावर से पुनः कली में अवस्था में नहीं आता है, वह पुनः कली नहीं प्राप्त होता है, तो ये आपका उत्क्रमित अवस्था नहीं होगा। अगला है दूध से पनीर। दूध जब होता है उससे हम पनीर बना लेते हैं तो पनीर से पुनः हम दूध नहीं बना सकते, तो ये भी आपका उत्क्रमित अवस्था में नहीं हो सकता है। अगला है गाय के गोबर से बायोगैस। गाय का गोबर जब होता है उससे बायोगैस बन जाने के बाद पुनः हम बायोगैस से गोबर नहीं प्राप्त कर सकते, तो ये भी आपका उत्क्रमित अवस्था में नहीं रहेगा।
अगला है खींचे रबर बैंड से सामान्य साइज का रबर बैंड। जो रबर बैंड होता है उसको जब हम खींचते हैं फिर उसको जब छोड़ देते हैं तो पुनः वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो इसमें जो खींचे रबर बैंड से सामान्य साइज का रबर बैंड हम बना सकते हैं, ये उत्क्रमित अवस्था में हो सकता है। अगला है जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम। जब कोई आइसक्रीम देखते हैं आप लोग खाते हैं तो वो पिघल जाता है, उसको फिर पुनः फ्रिज में रख दें तो फिर जम जाएगा। तो वही है, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम हम प्राप्त कर सकते हैं, उत्क्रमित अवस्था हो सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं। जो परिवर्तन अभी हम लोग ये उत्क्रमित अवस्था अनुत्क्रमित अवस्था देखे थे कि हम अपनी प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। ये अगला हम लोग का टॉपिक है, क्या परिवर्तन करने से अन्य तरीके हो सकते हैं, क्या इस परिवर्तन के कोई और भी तरीके हैं कि हम वस्तु का रूप परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसमें दे रहा है हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है। हम लोगों ने जो मिट्टी खोदने वाले औजार देखे हैं जिसमें फावड़ा होता है, कुदाल होता है, इस टाइप का होता है। तो उसमें जो लोहे के फलक होते हैं, लोहे के फलक कुछ इस टाइप से होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा होल होता है जिसमें हम लकड़ी को डाल के उसमें फिट करते हैं, लकड़ी को डाल के उसमें जड़ दिया जाता है। तो वही इसमें है कि क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है। आगे है, इन औजारों में लोहे के फलक में एक बलय होता है जिनमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इन बलय का अमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हम देखते हैं कि जो फावड़ा वगैरह होता है उसमें बीच में थोड़ा होल होता है। होल जो होता है वही है कि फलक के बीच में जो होता है वलय होता है। वलय जो होता है एक अमाप होता है, बलय का अमाप होता है और उसमें लकड़ी के हत्थे को डाल के उसमें फंसा दिया जाता है। और ये जो लकड़ी का हत्था होता है उससे थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है ताकि उसमें जाके फंस जाए। तो हत्थे को बलय में फंसाने के लिए बलय को गर्म करते हैं। जैसे ये फावड़ा है, ये फावड़ा आप देखे होंगे, यहाँ पे एक हत्था बना होता है, होल होता है जिसमें इसमें वलय होता है, उसमें हम लकड़ी को फंसाते हैं। लकड़ी को फंसा के उसमें तब हम लोग यूज़ करते हैं। तो वही है इसमें कि लकड़ी के हत्थे को फंसा देते हैं। साधारणतः इस बलय का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। ये जो घेरा होता है, ये होल जो होता है, ये थोड़ा साइज इसका छोटा होता है। जो लकड़ी हम उसमें घुसाते हैं उसकी अपेक्षा थोड़ा साइज इसका हम छोटा करते हैं। इसको फंसाने के लिए फिर क्या करते हैं, इस होल को हम गर्म करते हैं। जब होल को गर्म करते हैं तो इसका साइज थोड़ा सा बढ़ता है। जब हम लोग देखे हैं कि जो लोहे क्वालिटी होती है, जब उसको हम गर्म करते हैं तो उसका साइज में प्रसार होता है, उसके आकार में प्रसार होता है, फैलाव होता है। तो वही जब है उसका आकार बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। अब हत्था आसानी से उसमें जड़ दिया जाता है। जब इसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है तो इसमें हम लकड़ी को डाल के आराम से फंसा देते हैं। जब बलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। जब कोई लोहे का औजार होता है, लोहे का सामान होता है, जब उसको हम गर्म करते हैं तो उसमें आयतन का प्रसार होता है और आयतन का प्रसार होता है तो उसका जो होल होता है वो बढ़ जाता है। उसके बाद उसमें हम लकड़ी को डाल के फंसा देते हैं और जब उसको ठंडा कर देते हैं तो पूरी तरह से उसमें जकड़ लेता है, फिर लकड़ी उससे बाहर नहीं निकलती है। तो वही इसमें कह रहा है कि उसमें फैल जाता है, हत्था आसानी से उसमें जड़ दिया जाता है। जब बलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी की लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि चित्र 6.7 में दर्शाया गया है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। इसी तरह से जो बैलगाड़ी के पहिए होते हैं, बैलगाड़ी के पहिए उसमें जो रिम चढ़ाने के लिए भी इसी प्रोसेस का प्रयोग करते हैं, इसी विधि का प्रयोग करते हैं। पहिया क्या होता है, इस टाइप का पहिया होता है। इसमें यहाँ पे ये बीच का जो पार्ट होता है इसमें रिम लगाना होता है। रिम लगाना होता है तो ये जो रिम का साइज होता है, थोड़ा इसको कसने के लिए जो है लोहे के रिम को कसने के लिए क्या करते हैं, जो रिम का साइज होता है वो लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा छोटा बनाते हैं। इस रिम को साइज को थोड़ा छोटा बनाते हैं इस लकड़ी के पहिए से। उसके बाद इसको हम हीट करते हैं। इसको जब गर्म करते हैं तो इसके आयतन में प्रसार होता है। जो भी धातु वाली वस्तुएं होती है उसको गर्म करने पर उसके आयतन में प्रसार होता है। जब आयतन में प्रसार होता है तो इसमें हम आसानी से फंसा देते हैं और फिर जब उसको हम ठंडा करते हैं तो वो उसको अच्छी तरीके से पकड़ लेता है। ठंडा होने के बाद उसमें सिकुड़न होने लगती है। आगे है, गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे रिम ठंडा हो जाता है और पहिए के ऊपर कस जाता है। अब रिम जब होता है, जब उस पर चढ़ा देते हैं तो उस पर पानी डाल के उसको ठंडा करते हैं। जब ठंडा हो जाता है तो रिम पूरी तरीके से उसमें कस लेता है। जब यहाँ फिगर में दिया है कि बैलगाड़ी का रिम जो पहिया होता है, तो बैलगाड़ी का ये जो पहिया है लकड़ी का बना होता है, ये लोहे का रिम होता है। और जब इसका साइज छोटा होता है इसकी अपेक्षा इसको साइज जो है छोटा करते हैं और फिर जब इसको हम गर्म करते हैं तो इसके आयतन में प्रसार होता है। जब आयतन में प्रसार होता है फिर इसमें हम फंसाने का प्रयास करते हैं और फंसा देते हैं। जब इस पर चढ़ जाता है तो इसको पूरा पानी डाल के हम ठंडा कर लेते हैं और जब ठंडा कर लेते हैं तो पूरी तरीके से उसमें कस जाता है या पूरी तरह से उसमें फंस जाता है।
ओके, चलिए नेक्स्ट है, जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। जब हम किसी जल को बर्तन में लेते हैं, किसी बर्तन में हम जल की मात्रा लेते हैं और उसको हम गर्म करते हैं और गर्म करते रहते हैं, वो उबलता रहता है। तो एक अवस्था ऐसी होती है जब उसमें पानी की मात्रा कम होने लगती है, जल की मात्रा कम होने लगती है। तो वही लगातार गर्म करने से जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। ये जो क्रिया होती है, जब हम किसी बर्तन में जल लेते हैं, उसको हम गर्म करते हैं और एक अवस्था जब गर्म करते रहते वो उबलता रहता है, तो एक अवस्था ऐसी आती है जब उसमें जल कम होने लगते हैं। जल जो होते हैं वो जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, भाप बनकर उड़ने लगते हैं और वो वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर जब क्या होता है, जलवाष्प जब ठंडा हो जाता है या उसके ऊपर किसी बर्तन को हम रख देते हैं और जब वो ठंडा हो जाता है तो उस पर बूंद बूंद करके टपकने लगता है। तो पुनः हम वो उसको जल में बदल सकते हैं, पुनः वाष्प से जल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यही आपने देखा कि जलवाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, यह किस में बदल जाती है? क्या इस जल को वापस बर्फ में बदला जा सकता है? पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग पानी लिए, गर्म किए, उसको केतली में गर्म करते थे तो केतली का जो मुख होता था, केतली का जो मुख यहाँ से धुआं निकलता था या भाप जो निकलता था, उसके बाद वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्लेट में बर्फ के कुछ टुकड़े लेके उस प्लेट के ऊपर रख देते हैं, इस प्लेट के ऊपर रख देते थे और इसको वहाँ पे रोकने का प्रयास करते थे और वहाँ पे वाष्प जो है रुकता रहता था, ऊपर से बर्फ रहती थी और वो वाष्प धीरे धीरे ठंडा होता रहता था। फिर बाद में हम देखते थे वो बूंद के रूप में वो जल जो है इकट्ठा हो जाता था। तो वही इसमें है कि पिघलते हुए बर्फ को आपने देखा होगा, गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, यह किस में बदल जाती है? तो यह जल में बदल जाती है। क्या यह जल को पुनः बर्फ में बदला जा सकता है? ये जल जो होता है पुनः फ्रीजर में रख के इसको ठंडा करके बर्फ में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये भी आपका उत्क्रमित अवस्था आ गया कि अपनी प्रारंभिक अवस्था से उसका अवस्था परिवर्तन हुआ, फिर पुनः उसको हम प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जल को वाष्प बना सकते हैं, फिर वाष्प को जल में प्राप्त कर सकते हैं, फिर जल को बर्फ में भी चेंज कर सकते हैं और बर्फ को पुनः पिघलाकर हम जल भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे है, आइए कुछ और परिवर्तन को देखें। इसमें दिया है, बूझों ने प्रायः देखा कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ टार को गर्म करते हैं। बूझों की काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है? बूझों ने देखा कि जब सड़क बनाते हैं तो उसमें जो डामर का यूज़ करते हैं, टार का यूज़ करते हैं, उसको टार कहते हैं, वो काला पदार्थ होता है, उसको गर्म करके उस पर डालने का प्रयास करते हैं। तो वही है कि इस पर काले पदार्थ को गर्म करते हैं तो क्या पुनः वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है? आगे है, पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है? लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं तब तक उस पर जब तक लाल ना हो जाए, जब यह मुलायम हो जाए तब उसको पीट कर इच्छानुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन होता है? पहले यह जानना चाहती है कि जब वो लोहार के यहाँ जाती है तो वो लोहार जब किसी तरह का औजार बनाने का प्रयास करते हैं या किसी भी औजार का आकार देना चाहते हैं उस लोहे का, तो क्या करते हैं, पहले लोहे को हीट करते हैं और जब तक हीट करते हैं जब तक लोहा एकदम रेड ना हो जाए। जब रेड हो जाता है तो लोहा मुलायम हो जाता है, फिर उसको पीट कर उसके आकार में परिवर्तित कर देते हैं, उसको जैसा चाहे वैसा आकार दे सकते हैं। तो वही है, जब वह मुलायम हो जाता है तब उसे पीट कर इच्छानुसार औजार का आकार दे दिया जाता है। और गर्म करने पर लोहे जो होते हैं उस पर क्या परिवर्तन होता है? तो गर्म करने पर लोहा जो होता है वो गर्म हो जाता है और मुलायम अवस्था में आ जाता है। उसके बाद हम उसको पीट कर पुनः प्रारंभिक अवस्था में कर सकते हैं। तो लोहा जो होता है ये भी आपका उत्क्रमित अवस्था है। लोहा को हम किसी औजार में परिवर्तित कर सकते हैं और औजार को पुनः हम लोहा भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे है क्रियाकलाप 7। क्रियाकलाप 7 में क्या है, एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें, इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं, कुछ समय तक इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें और पुनः उसकी लंबाई मापें। एक छोटी मोमबत्ती को लेना है, उसको जला देना है और किसी स्थान पर रख देना है, उसके बाद उसको थोड़ी देर तक जलते रहना है। उसकी फिर माप ले लेनी है कि जब हम स्टार्टिंग में मोमबत्ती जलाए थे तो उसकी साइज़ कितनी थी और जलने के बाद देखेंगे कि उसकी साइज़ कितनी बची है। तो वही एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से माप लें, इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं, कुछ समय तक इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें, पुनः उसकी लंबाई का माप लें। पहले हमको ऐसे ही बिना जलाए उसकी माप लेनी है कि टोटल उसकी लंबाई कितनी है। उसके बाद उसको हमको जला के किसी स्थान पर रख देना है, फिर थोड़ी देर बाद उसको देखना है कि अब उसकी माप कितनी हो गई है। आगे है,
क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? फिर क्या हम ये जो मोमबत्ती की लंबाई कम हुई है उसको पुनः हम उसकी प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं, पुनः उसकी लंबाई उतनी ही प्राप्त कर सकते हैं जितना बिना जलाए हम किए थे? तो अगर हम उस मोमबत्ती को जो जलाते हैं उसके बाद जो मोमबत्ती गिर के पिघल के या नीचे जो गिरता है उसको हम स्टोर करके फिर से अगर मोमबत्ती बनाए तो पुनः हम उसकी प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। तो यही है कि मोमबत्ती जो होती है उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है और इसको हम अगर किसी बर्तन में स्टोर कर लें और पुनः गर्म करें तो हमें मोमबत्ती पुनः प्राप्त हो जाता है। इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। आगे है क्रियाकलाप सेवन को धूप बत्ती से दोहराएं जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई देता है? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में है। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते हैं परंतु उनकी मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। इसी क्रियाकलाप को हमको पुनः करना है। क्रियाकलाप सेवन जो हम लोग किए थे, एक मोमबत्ती लिए थे, उसकी साइज माप लिए थे, उसके बाद उसको हम जला के किसी कोने में रख दिए थे। उसके बाद फिर पुनः उसकी साइज हम लिए थे जलाने के बाद और जलाने के पहले। तो उसमें हम देखे थे कि क्या मोमबत्ती को पुनः हम प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं और अगर मोमबत्ती जल रहा है उसके बाद उसमें जो पिघल के गिरता है उसको हम स्टोर कर लें और पुनः गर्म करें तो मोमबत्ती अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः आ जाती है, पुनः ये उत्क्रमित हो जाती है। उसी तरह से हमको क्रियाकलाप सेवन में क्या करना है? हमको धूप बत्ती लेना है। धूप बत्ती को हमको पूरी तरीके से जला देना है। जलाने के बाद हम देखते हैं कि उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल निकलते हैं जो राख के रूप में होते हैं। उसके साथ साथ कुछ गैसें भी होती हैं। गैसें जो होते हैं उसको हम देख नहीं सकते, बस उसको हम एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसकी सुगंध से हम महसूस कर सकते हैं। तो वही इसमें है कि धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाया गया? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती हैं। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में होती हैं। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते परंतु उनकी मनभावन सुगंध के कारण इन्हें महसूस कर सकते हैं। और क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? क्या राख और गैस से पुनः हम पुनः धूप बत्ती प्राप्त कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, ये उत्क्रमित अवस्था में नहीं आ सकता। जो राख है और गैस है उसको पुनः हम फिर से धूप बत्ती नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया गया? जब हम मोमबत्ती जला रहे हैं तो माचिस की तीली का यूज़ करते हैं और माचिस की तीली हम जलाते हैं तो उसके जो उसमें लगे रहते हैं मसाले वगैरह होते हैं मोमबत्ती के, वो जल जाते हैं। फिर पुनः हम उसको प्रारंभिक अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते। पुनः हम माचिस की तीली जो है पुनः नहीं प्राप्त कर सकते एक बार जलने के बाद। आगे है, अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा है। अभी तक जो हम लोगों ने देखा परिवर्तन जो देखा था इनकी नियत वस्तुओं इनके पदार्थ पे देखा था। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं? जब दो पदार्थ जो होते हैं वो एक मिश्रण के होते हैं तो उनमें कैसा परिवर्तन होता है, किस तरह का परिवर्तन होता है, ये हम लोग देखे थे। अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 4 में हम लोग पढ़े थे कि नमक और पानी का घोल बनाए थे। नमक और पानी का घोल बनाए थे, उसके बाद देखे थे कि उसमें नमक जो है पूरी तरीके से विलीन हो गया था। तो क्या हम उसको उत्क्रमित अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं? जल और नमक को अलग कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग पिछले अध्याय में भी देखे हैं कि नमक और जल का घोल जब होता है, नमक जब पूरी तरीके से जल में विलय हो जाता है तो उसको हमको अलग करने के लिए क्या करते हैं? पानी को गर्म करते हैं। पानी जो होता है भाप बन के उड़ जाता है, नीचे तली में जो है नमक बच जाता है। तो ये उत्क्रमित अवस्था है कि उसमें जल में घोलने के बाद हम पुनः जल को भी प्राप्त कर सकते हैं और नमक को भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे है, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? तो हाँ, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करने पर नमक प्राप्त किया। इस प्रकार क्या हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो हाँ, हम कह सकते हैं। नमक जब पानी घोलते हैं तो फिर उसको हम वाष्पन विधि द्वारा पानी अलग कर देते हैं और नमक जो है तली में बैठ जाता है। आगे है, पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? पहेली ने पूछा कि जब दूध से दही बनाते हैं तो दूध को हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसमें थोड़ी सी दही की मात्रा डालते हैं, उसको हिलाते हैं। हिलाने के बाद किसी ऐसे शांत स्थान पर रख देते हैं जहाँ उसको फिर से हिलाने डुलाने की आवश्यकता ना हो, और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दूध जो है दही में परिवर्तित हो गया है। तो वही इसमें दे रहा है कि दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? क्या दूध से दही बना तो दही से दूध हम प्राप्त कर सकते हैं? तो दूध से दही तो बना सकते हैं बट दही से हम दूध नहीं बना सकते। तो ये उत्क्रमित अवस्था में नहीं आ सकता है या उत्क्रमित परिवर्तन नहीं हो सकता है।
आगे हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। जब हम पदार्थों को गर्म करते हैं या अन्य पदार्थों के साथ मिलाते हैं तो उसमें कुछ हम परिवर्तन कर सकते हैं। आगे है, हमने यहाँ भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हम लोगों ने देखा कि जब कुछ पदार्थ हैं उसमें कोई अन्य पदार्थ मिलाकर हम उसका परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें रूप चेंज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम उत्क्रमित कर सकते हैं, मतलब प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं, जिसे हम प्रारंभिक पुनः अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे गुब्बारा को हम लोग फुलाए थे, फिर उसका गैस निकाल दिए थे तो पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ गया था, लेकिन अगर बैलून फुला के उसके बाद उसमें हम पेंसिल से छेद कर दिए थे तो पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आया था, उत्क्रमित नहीं किया गया था। उसी तरह से हमने देखा कि कागज़ का जब हम लोगों ने एरोप्लेन बनाया, उसको उड़ाने का प्रयास किया तो उड़ गया, उसके बाद फिर पुनः उसको खोल दिए तो हमको कागज़ पुनः प्राप्त हो गया, और फिर हमने क्या किया, उसी कागज़ पे अगर हम पेंसिल या रेखा चित्र के माध्यम से एरोप्लेन बना के उसको कैंची से काट दिए तो पुनः हमको प्रारंभिक अवस्था नहीं प्राप्त हुई। इसी तरह से हम लोग आटे का भी प्रयोग किए थे। आटे की गूँथे हुए जो आटा था उसकी लोई बना के हम लोग रोटी गोल करने की कोशिश किए थे, फिर उस गोल रोटी जो है उसको पूरा मोड़ के हम लोग उसके रूप में हमने फिर से प्राप्त कर लिया था, लोई के रूप में फिर से प्राप्त कर लिया था। लेकिन वही जो रोटी हम लोग गोल बनाया है उसको सेक देने पर, गैस से सेक देने पर जो रोटी बन जाती है उसको पुनः हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। तो यही इसमें है कि कुछ वस्तुएं जो होती हैं उसको उत्क्रमित किया जा सकता है जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो हमारे चारों ओर जितने भी पदार्थ हैं, सामान हैं, जो भी हैं, उनको हम कई रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं। दो रूपों में मुख्यतः परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके, परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित ना किया जा सके, जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, जिन्हें हम उत्क्रमित अवस्था में ला सकते हैं, और दूसरा जिसे हम उत्क्रमित अवस्था में नहीं ला सकते। इसको हम दो रूपों में परिवर्तन कर सकते हैं। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनके वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे। हम लोग अगली कक्षाओं में या इससे बड़ी कक्षाओं में इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे कि इसमें कौन सी वस्तुएं जो उत्क्रमित की जा सकती हैं, कौन सी वस्तुएं उत्क्रमित नहीं की जा सकती हैं, और इसकी विभिन्न विधियों के बारे में और इनके वर्गीकरण के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का हम लोग का चैप्टर जो है ये फिनिश हो गया है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं। इसमें कुछ वर्ड दिए हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, जिसमें परिवर्तन है, परिवर्तन क्या होता है, संकुचन क्या होता है, वाष्पन क्या होता है, प्रसार क्या है, गलन क्या है, ये सारे वर्ड के बारे में हम लोगों ने देखा। आगे है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। कुछ परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं किया जा सकता। अभी हमने बताया कि जैसे कुछ वस्तु होते हैं जिसे हम प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ ऐसे वस्तु हैं जिनको हम प्रारंभिक अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो वही है, कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। पदार्थों को हम गर्म करते हैं या उसमें किसी अन्य पदार्थ को या मिश्रित पदार्थ को मिलाकर उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। आगे है क्वेश्चन, आगे आप पहला क्वेश्चन है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? जब किसी हम जल वाले स्थानों पे जाते हैं तो क्या करते हैं, पैंट का जो नीचे का पार्ट होता है उसको थोड़ा सा मोड़ लेते हैं जिससे वो गीला ना हो, तो क्या इसको फिर हम पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं या उत्क्रमित कर सकते हैं? तो ये आपका सही है, इसमें हम उत्क्रमित कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम मोड़ते हैं उसके बाद हम उसको पुनः खोल सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है, क्या आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते? क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? मान लीजिए कोई खिलौना है, कोई आपका प्रिय खिलौना जो है वो आप खेल रहे हैं, वो गिर के टूट जाता है, तो क्या उसको हम पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं, पुनः उसको हम बना सकते हैं? अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं, प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए क्या कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। यहाँ जो सारणी दिया है उसमें कुछ परिवर्तन दिए गए हैं, तो क्या उसे हम उत्क्रमित अवस्था में ला सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? तो आइए देख लेते हैं। पहला है इसमें लकड़ी के टुकड़े चीरना। लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसको जब हम चीर देते हैं तो क्या हमें उत्क्रमित अवस्था प्राप्त होती है? तो लकड़ी के जब हम टुकड़े बना देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं, तो पुनः हमको लकड़ी के रूप में या पूरे मोटे गट्ठर के रूप में हमको नहीं प्राप्त होता, तो ये उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। आगे है आइसक्रीम का पिघलना। आइसक्रीम जो होता है पिघल जाता है, फिर इसको पुनः फ्रीजर में रख के हम इसको आइसक्रीम जमा सकते हैं, तो ये आपका उत्क्रमित अवस्था हो गया, इसमें हम उत्क्रमित किया जा सकता है। अगला है चीनी का जल में घुलना। चीनी जब होता है जल में पूरी तरीके से विलीन हो जाता है, चीनी जब जल में घुल जाता है फिर पुनः हम
चीनी को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं। इसमें चीनी और पानी को अलग करने की विधि कि चीनी और पानी जब घोल होता है उसको हम गर्म करेंगे तो पानी जो है अलग हो जाएगा और उसके नीचे तली में चीनी बैठ जाएगा, तो इसको भी हम उत्क्रमित किया जा सकता है। अगला है खाना पकाना। खाना पकाना जैसे दाल चावल या सब्जी है, उसको हम जब पका देते हैं तो पुनः हम उसे कच्चा पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो ये उत्क्रमित अवस्था नहीं हो सकती है, ये आपका गलत है। अगला है इसमें आम का पकना। आम का पकना, जब कच्चा आम को हम पका देते हैं तो पुनः हम पक्के आम से कच्चा आम नहीं प्राप्त कर सकते, तो ये आपका उत्क्रमित अवस्था नहीं होगा। आम का पकना भी आपका उत्क्रमित अवस्था नहीं हो सकता। दूध का दही में जलना। जब दूध होता है, दूध को हम गर्म कर देते हैं, उसमें दही थोड़ा सा डाल के उसको मिला के किसी स्थान पर रख देते हैं, तो थोड़े समय बाद वो दूध जो होता है दही में परिवर्तित हो जाता है, और जब दही में परिवर्तित हो जाता है तो पुनः हम दही को दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते, तो ये भी आपका उत्क्रमित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? जब कोई चित्रकारी जो है ड्राइंग शीट पर अपना चित्र बनाता है, कोई भी किसी भी तरह का पेंटिंग वगैरह करता है, तो क्या इसे पुनः हम उत्क्रमित अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, पुनः प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं? अगला क्वेश्चन है, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले और उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है, सूखने पर यह कठोर हो जाता है जिससे टूटी हुई हड्डी हिलती नहीं है, क्या पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? जो पीओपी का प्लास्टर होता है उसको क्या पुनः हम प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, इसका भी आंसर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई है वर्षा के कारण भीग जाती है, अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? जब सीमेंट की बोरी को हम खुले में रखते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? बोरी में जो सीमेंट होता है जम जाता है, तो क्या पुनः वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है कि नहीं आ सकता? ये सारे क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कौन से पदार्थ है जो हम उत्क्रमित कर सकते हैं, कौन से पदार्थ है जो उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग इसका सारा का आंसर आप लोग देने का प्रयास करिएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, जरूर दीजिएगा, और पिछला जो चैप्टर है उसका रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो अगली चैप्टर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ते हैं पिछले से रिलेटेड होता है, इसीलिए अगर पिछला चैप्टर आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो आप लोग पिछला चैप्टर जरूर रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए और आंसर देने का जरूर प्रयास कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।